तो आइए फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 2 की। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे मॉडल सेट नंबर 1 की। जो टर्म 2 का सेट आया है उस सेट को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेट नंबर 2 को। तो ये आपका प्रश्न है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक आपका एक नंबर टाइप का पूछा जाएगा। फिर लेकर 8 से लेकर 14 तक आपको 3 अंक मिलेगा और 15 से 19 के बीच आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न, देख लीजिए। ठीक है, आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं प्रश्न को। अब देख लेते हैं इनका आंसर। ठीक है, ये आपका कुछ प्रश्न रहा, अब देखते हैं फटाक से इसका आंसर। और प्रश्न भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इनको लिखना है। सामान्य तौर पर देखिए क्या बात है कि किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ को हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और अत्यधिक शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मानव एवं अन्य जीव जंतु परेशान होते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए ज़्यादा शोर होता है, ज़्यादा आवाज़ आता है, ध्वनि प्रदूषण होता है ना, बस वही बताया जा रहा है। ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजमार्ग या फिर महामार्ग क्या है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली ऐसी पक्की सड़कों को जिनका निर्माण आबादित रूप से यातायात के आवागमन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, महामार्ग कहा जाता है। ऐसा हो गया। अब देख लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न। तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या है। ठीक है, पेट्रो रासायनिक जो उद्योग है वो क्या है, वो आपका प्रश्न है। तो देख लेते हैं आंसर। तो पेट्रो रासायनिक वे होते हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। जो पेट्रो रासायनिक होते हैं वे होते हैं जो पेट्रोल से प्राप्त किए जाते हैं। इन उद्योगों के लिए खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस कच्चे माल रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये उद्योग हैं, इन उद्योगों के लिए जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। तो आपका चौथा प्रश्न है कि झूम कृषि से आपका क्या तात्पर्य है। जो झूम कृषि है तो उससे आपका क्या तात्पर्य है। तो इस देखिए क्या है आंसर कि इस कृषि पद्धति में वनों को काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। ये जो कृषि है झूम कृषि, इसमें क्या होता है कि वनों को काट दिया जाता है और ठीक है, और इसमें कृषि किया जाता है और उसको आग लगाकर। और क्या होता है कि इस कृषि में पुराने उपकरणों यानी जैसे कि लकड़ी के हल हो गए, जुताई के लिए करते हैं प्रयोग, उसके बाद कुदाली हो गया, यानी पुराने पुराने जो उपकरण होते हैं उसका इस्तेमाल इस कृषि में करते हैं। और झूम कृषि का और भी नाम है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हो गया। अब देख ले पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो प्रवास शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको एक अंक मिलेगा। देख लेते हैं आपको आंसर क्या होगा। देखिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है या फिर व्यक्ति का समूह अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाता है तो बस इसी परिवर्तन को हम लोग प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब देख ले छठा प्रश्न जो कि आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, जो भी एक नंबर प्रश्न था वो क्लियर हो गया। अब 3 नंबर जो 3 अंक मिलेंगे उसको देखे रहते हैं। तो छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक को लिखें। देखिए जनसंख्या प्रवास के कारक 2 होते हैं, एक तो प्रतिकर्ष होते हैं, एक तो होते हैं अपकर्ष। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक के आपको कुछ उदाहरण देने हैं। ठीक है, और क्या मतलब क्या कारक है जो प्रभावित करता है जनसंख्या प्रवास को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक निम्न हैं, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएँ हो गई, राजनीतिक उपद्रव हो गए, प्राकृतिक आपदाएँ हो गई, महामारी हो गई, प्रतिकूल जलवायु हो गया, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आदि इनके कारक हैं। देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष में क्या होता है। प्रतिकर्ष में क्या है कि आपको जो भी किसी समस्या हो या तो फिर कोई ऐसा बात हो कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़े, लेकिन अपकर्ष मतलब मजबूरी में जाना पड़े प्रतिकर्ष में। लेकिन अपकर्ष में क्या होता है कि आप खुद ब खुद जाएंगे। किस लिए जाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि अच्छी चीज़ों के लिए। जैसे कि कहीं पर अच्छे जलवायु हैं, कहीं अच्छे स्थान हैं, कहीं अच्छे रोजगार हैं, तो इसके लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक यही है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपको सातवां प्रश्न देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं की लिखें। जो हमारा भारतीय कृषि है तो कृषि के कुछ विशेषताएं होते हैं, इन विशेषताओं को 5 लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं विशेषताएं, इनकी विशाल जनसंख्या में भी कृषि को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। भारत बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। देखिए अभी विश्व में अभी दूसरा स्थान भारत का आता है जनसंख्या के मामले में, ठीक है, फिर भी कृषि बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। देखिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मृदा और जलवायु में भी कृषि की है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु हो, मिट्टी हो, ठीक है इसी इसमें भी लोग अलग अलग मतलब प्रकार की कृषि कर लेते हैं। एक विशेषताएँ होगी। दूसरी विशेषता क्या होगी कि भारतीय कृषि में, ठीक है, वेलेंस एवं होट आदि पशुओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो भारतीय कृषि है इसमें क्या वेल वगैरह आदि पशुओं का जो प्रयोग जुताई के लिए करते हैं ना। और क्या है देख लेते हैं विशेषता, जैसे कि हो गया जुताई, निराई, कटाई, दवाई आदि जो भी काम होते हैं वो मानव श्रम द्वारा ही अधिकतर किया जाता है, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में क्या होती हैं कि ज़्यादातर काम क्या होते हैं कि मशीनों द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत में मशीन भी ऐसा बात नहीं कि मशीन से नहीं किया जाता, मशीन से भी किया जाता है। उसके बाद क्या होता है मानव श्रम भी इसमें बहुत अधिकतर मात्रा में करते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने आप भी खटते हैं, ठीक है, पसीना चुहाते हैं यहाँ के किसान, तो देखते हैं ना खेतों में किस तरह से काम करते हैं, बस वही मानव श्रम की अधिकता होती है यहाँ पे। एक पॉइंट यहाँ की होगी भारतीय कृषि की, और भी पॉइंट बहुत सारे हैं लेकिन 5 बोला तो 5 देख लेते हैं। उसके बाद क्या है कि भारतीय कृषि अधिकतर वर्षा पर आधारित है। जो भारतीय कृषि है अधिकतर वर्षा पर ही आधारित रहते हैं, कि जिस प्रकार से मौसम आएंगे, जिस प्रकार से वर्षा होगी उस प्रकार से कृषि की जाएगी। सिंचाई के भी साधन हैं इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न क्लियर। अब देख लेते हैं 8वां प्रश्न। तो ये आपका प्रश्न जो है ये आपको 7वां प्रश्न है। तो 8वां प्रश्न का इस प्रकार है क्वेश्चन कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, इसका 3 कारण लिखना है। तो देखिए आपका जो प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से चेंज कर लीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ आंसर बता दे रहा हूँ। तो देखिए आंसर क्या है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सिंचाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत का जो कृषि होता है ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर करता है, मैंने पहले बताया, ठीक है। कम वर्षा वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक कृषि करने के लिए सिंचाई की कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई द्वारा भारत कृषि की जाती है, ठीक है। और देख लेते हैं कि भारत में रबी की फसलों के लिए सिंचाई की नितांत आवश्यकता पड़ती है। भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है, ठीक है। कई क्षेत्र जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गए, असम हो गए हैं, यहाँ क्या भारी वर्षा होती है। तो कई क्षेत्र ऐसे जैसे कि राजस्थान में सामान्य से भी कम होता है वर्षा। अब अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में जल सिंचाई की अति आवश्यक है। देखिए कई भारत में कई स्थान हैं जैसे कि असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, उधर क्या होता है अधिक वर्षा होती है। अब मान लीजिए राजस्थान है, वहाँ तो कम वर्षा होती है, तो उस स्थान पर सिंचाई के लिए पड़ेगा ही हम लोग को आवश्यकता, तो ही बताया जा रहा है, ठीक है। ये रह गया। और देख लेते हैं देश के खाद्यान्न संकट से बचने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार करना आवश्यक है। देखिए देश का जब संकट आएगा, अब किसी प्रकार का समस्या आ गई तो क्या हम लोग सिंचाई के साधन नहीं रखेंगे, अवश्य रखेंगे, यानी कि सभी प्रकार से हम लोग को तैयार रहना है, ठीक है, चाहे संकट का घड़ी हो चाहे ऐसे भी हो। तो देखिए ये रह गया आंसर। अब देख लेते हैं आपका 9वां प्रश्न। तो देख लीजिए 9वां प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि लौह अयस्क के प्रकार का वर्णन कीजिए। जो लौह अयस्क है इसके क्या प्रकार है उसका वर्णन करना है। तो देख लेते हैं लौह अयस्क के निम्न प्रकार हैं। देखिए जैसे कि हो गया हेमेटाइट, ठीक है, फिर हो गया मैग्नेटाइट, फिर हो गया आपका लाइमोनाइट और सिडराइट। ये आपका हो गया लौह अयस्क के प्रकार। देखिए थोड़ा इसको जानकारी ले लेते हैं। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट लौह अयस्क है, यह लौह अयस्क का उच्च कोटि होता है, ठीक है, उच्च कोटि लौह अयस्क होता है। जो हेमेटाइट है वो उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है। देखिए इसमें शुद्ध लोहा का जो अंश होता है वो 60 से 70% होता है। दूसरा अगर हम बात कर सकते हैं मैग्नेटाइट का, तो यह भी उच्च कोटि का होता है, ठीक है, इसमें 60 से 65% तक का लोह अंश होता है, लोहा का अंश होता है। और तीसरा जो है हमारा लाइमोनाइट, तो इसमें भी लोहा, ठीक है, जो इसमें भी 55 से लेकर 60 तक का मतलब होता है, ठीक है, लोहा का अंश। अब चौथा जो है सिडराइट। तो सिडराइट लोह अयस्क जो है यह बहुत ही निम्न कोटि का होता है, ठीक है। जो सिंडेराइट है ये बहुत ही निम्न कोटि का होता है, ये 50 से 55 तक का इसमें लोह अयस्क का होता है। चलिए ये रह गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए और भी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट कीजिए, जिस तरह से आप कमेंट कीजिए उस तरह से वीडियो लाऊंगा। चलिए देख लें तो 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुटीर एवं लघु उद्योग को तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। जो लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग है इनका 3 एग्जाम्पल आपको देना है यहाँ पे।
तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ये अदर क्या होते हैं, परिवार के सदस्यों के सहयोग से की जाती हैं। फिर दूसरा है कि कुटीर उद्योगों में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। और तीसरा क्या है कि कुटीर उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्य स्थानीय स्तर पर की जाती है। देखिए कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग जो घर में निर्माण करते हैं, यानी कि अपने परिवार के सहयोग द्वारा से किया जाता है। और क्या होता है इसमें कि जैसे कि लकड़ी का होता है, जैसे कि आपका मिट्टी का सामान हुआ, पत्थर का हुआ, इस प्रकार से जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपका हो गए कुटीर उद्योग के उदाहरण। ठीक है, इसमें आता है हाथों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि घर में ही करते हैं। और देख लेते हैं आपका लघु उद्योग का उदाहरण। तो लघु उद्योगों के सामान्य उदाहरण जैसे कि श्रमिक कार्य करते हैं। ठीक है, जो लघु उद्योग है इसमें ज़्यादा श्रमिक कार्य करते हैं। लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाता है, जबकि हम लोग बात कर रहे थे कुटीर उद्योग में हाथों में किया जाता है। ठीक है, ये आपको उदाहरण रह गए। कुटीर उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर के आयातित माल द्वारा किया जाता है, जबकि जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे उसमें क्या होता था कि सामान्य स्थान पर ही, जबकि लघु उद्योग में आयातित माल बाहर से भी लाए जाते हैं। ये आपका लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में उदाहरण रह गया। अब देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो आपका 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एयर पॉपुलेशन क्या है, उसका जो मानव जीवन है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर आप लोग तो आंसर दे ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है आपका आंसर। तो वायु प्रदूषण के स्रोतों का मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पहला तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। तो देख लेते हैं इसका आंसर फटाक से। तो क्या है प्राकृतिक स्रोत, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, और जंगल में लगी आग के कारण से भी होता है, आंधी तूफान के समय उड़ती धूल के कारण से भी वायु प्रदूषण है। यानी कि वायु में जो प्रदूषण होता है किस प्रकार से प्रदूषण होता है उसी को बताना है। तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, आपके प्राकृतिक कारक हो गया, जंगल में आग लगने के कारण से भी जो धुआं उत्पन्न होता है उससे भी होता है, आंधी तूफान आते हैं उससे भी होता है। ये आपका रह गया प्राकृतिक स्रोत। अब देख लेंगे हम मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, दूसरा है कि आपका मानव निर्मित स्रोत क्या है। तो वर्तमान में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण विभिन्न गतिविधियों द्वारा वायु में छोड़ी गई गैस तथा अन्य हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। इसके अतिरिक्त औद्योगिक कारणों से घरों में ईंधन जलने के वाहन चलने से वायु प्रदूषण होते हैं। क्या वायु प्रदूषण के मानव निर्मित कारण, पहला तो बहुत सारा गैस क्या होता है जो हवा में छोड़ी जाती है, यानी कि चाहे वो उद्योग में हो, चाहे वो घर के ईंधन जलाने से हो, चाहे वो वाहन चलने से हो, विभिन्न प्रकार की गैस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस उत्पन्न होती हैं, जिससे वायु प्रदूषण होते हैं। ये रह गया आपका मानव निर्मित स्रोत। अब देख लेते हैं और कुछ है। अब पूछा जा रहा था कि मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर। देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि वायु प्रदूषण ने मानव के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। इससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सही बात है, अगर अगर श्वसन अगर हम लोग अच्छा से नहीं लेंगे तो बीमारी तो होना ही है ना। श्वास अगर अच्छे से नहीं लेंगे तो सिंपल सी बात है। तो ये वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र, ठीक है, जो भी श्वसन तंत्र होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियाँ होती हैं। तो ये रह गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो अगर आपने और भी वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो में चैनल में आकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है क्लास 12 क्या, ठीक है, और देख सकते हैं क्या है। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या का असमान जो वितरण है इसका क्या कारण है, उस कारणों को यहाँ लिखना है, यानी कि वर्णन करना है। तो देख लेते हैं फटाक से आंसर क्या है। देखिए, जनसंख्या के असमान वितरण के कारण जैसे कि भौगोलिक कारण हो गए, ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं आर्थिक कारण क्या हो जाएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक कारण क्या है। तो इनमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज आदि शामिल है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए जनसंख्या को प्रभावित यानी कि आकर्षित करना है ना, तो उसमें क्या होता है, जहाँ जलवायु अच्छा होगा उधर आदमी जाएगा, जहाँ की मृदा अच्छी होगी वहाँ जाएंगे, जहाँ खनिज संसाधन अधिक होंगे वहाँ जाएंगे। इस प्रकार से आपका हो गया भौगोलिक कारक। ठीक है, अब देख लेते हैं आपको आर्थिक कारक क्या है। आर्थिक कारक जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं, ठीक है, अतः बड़ी संख्या इस क्षेत्रों में जाते हैं। बस उद्योग वगैरह जहाँ रहेंगे वहाँ व्यक्ति जाएंगे। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, भूमि की विशेषताएं। ठीक है, भूमि की विशेषताएं किस प्रकार है वो भी देख लेते हैं। भीड़, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान
आदि भूमि परिस्थितियों जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यह कारण है कि गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में आबादी बहुत घनी है, जबकि पश्चिम राजस्थान और पश्चिम गुजरात कम आबादी वाला क्षेत्र है। देख लीजिए भूमि का भी विशेषता है कि पहाड़ी इलाके में तो जाएंगे नहीं, जैसे कि रेगिस्तान हो गए हैं, पहाड़ी इलाके हो गए, इन स्थानों पर व्यक्ति बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या यहाँ कम पाया जाता है। लेकिन हम लोग बात कर सकते हैं जहाँ पर अच्छा साधन हो, सब कुछ अच्छा हो, तो वहाँ व्यक्ति की संख्या ज़्यादा होगा ना। तो वही बात इसका है। ठीक है, ये कारक है। आप इसको हम लोग अपने आप से जोड़ के भी लिख सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जहाँ आदमी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा क्यों किधर होता है, जहाँ पर अच्छी अच्छी सुविधाएँ होंगी उधर ही जाएंगे ना आदमी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का मुख्य कारण जन्म दर और मृत्यु दर भी है। ठीक है, तो असमान वितरण, जन्म दर और मृत्यु दर भी हो जाएंगे। और देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवहन एवं संचार सेवाओं को महत्व को वितरण का वर्णन कीजिए। तो परिवहन संचार है ना, तो परिवहन संचार एवं सेवाओं का महत्व जो इसका जो विस्तार से वर्णन कराने बोल रहा है, तो विस्तार से आप वर्णन कीजिए क्या परिवहन है एवं संचार है। बहुत ईजी है, तो ये समझ आपको जब मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। देखिए परिवहन का महत्व, सबसे पहले हम लोग परिवहन का महत्व देखेंगे। परिवहन व्यावसायिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक है। संसार के सभी निवासी खाद्यान्न वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धता के लिए परिवहन पर निर्भर है। परिवहन यानी कि वाहन, यानी कि गाड़ी वगैरह। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कहीं जाना है, किसी वस्तु को मंगाना है, कुछ भी करना है, कहीं फैक्ट्री लगाना है, सबसे पहले आपको परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी के व्यक्ति ऐसे कि एक स्थान से दूसरे अगर कहीं जाना है तो बाइक के बिना तो जाते ही नहीं, गाड़ी के बिना जाते नहीं, ये आपका परिवहन है। ठीक है, यातायात के साधन के रूप में परिवहन सहायक होते हैं, ये भी एक पॉइंट हो गया। फिर हो गया न्यूनतम परिवहन साधनों के उपयोग से समय एवं धन की बचत होती है। क्या होता है कि अभी जब न्यू टेक्नोलॉजी का वाहन आ गया, अच्छा गाड़ी आ गया, उसमें क्या होता है आपका समय का भी बचत हो रहा है और पैसे का भी। पहले क्या होता कि कहीं जाना होता था तो बहुत दूर पैदल जाना होता था, साइकिल से जाना होता था, रेलगाड़ी से जाना होता था। लेकिन अभी ऐसा आ गया है गाड़ी कि आप तुरंत बैठें और चढ़ गए। ठीक है, तो हो गया। साथ ही यह आरामदायक भी होता है, और इसमें क्या होता है आरामदायक भी, अब बैठे बैठे आप कहाँ से कहाँ चल गए आपको पता भी नहीं चला, है ना। तो ये आपका परिवहन के महत्व होंगे। अब देख लेंगे हम संचार के महत्व। संचार के महत्व तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग तो लगता है 5-5 पेज भर भर के लिख देंगे, वो लग रहा है कीजिएगा एग्जाम में। चलिए देख लीजिए अच्छे से लिखिएगा। तो संचार का महत्व देख लेते हैं। जैसे कि टेलीफोन संचार सेवा का सबसे सुलभ साधन है। इसके उपयोग ने दुनिया की दूरियों को मिटा दिया है। आजकल टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, बस संचार ही है आपका, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, जो टेलीफोन से बहुत ज़्यादा सुविधाओं से युक्त है। देखिए फिर दूसरा पॉइंट होगा आपका रेडियो टीवी भी संचार के क्षेत्र में क्रांति का साधन साबित है हुई है। पहले तो क्या होते थे, पहले तो कुछ नहीं होता, फिर टेलीफोन हुआ करते थे, इस प्रकार से आपका मोबाइल आया, फिर रेडियो टीवी इस प्रकार से आए, तो इन्होंने भी क्रांति ला दिया। ठीक है, और ये कंप्यूटर और इंटरनेट के सम्मिलित प्रयासों ने संचार जगत में क्रांति ही ला दिया। कई अवसरों पर यह बिल्कुल जादुई उपकरण साबित हुए, एकदम जादू सा लगता है। देखिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को एक कॉल कर दिए विदेश में, जैसे अमेरिका में है, मैं भारत में हूँ, तो उसको हम देख रहे हैं अमेरिका में वो क्या कर रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान देख सकते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो यानी कि जादू टाइप का कर दिया है। इंटरनेट की सुविधा तो क्या से क्या कर दिया, मुँह में बोलते हैं कुछ भी आ जाता है। जैसे किसी का बारे में जानना आपका रामायण क्या है, तो रामायण तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो मुंह में बोल दिया रामायण, आ गया गूगल में। बाबर कौन है, गूगल में बोल दिए बाबर कौन है, आ गया आंसर। इस प्रकार से ना, तो बहुत अच्छी तरह सुविधा आ गई है इंटरनेट। आप लोग चढ़ा के लिखिएगा इसमें, यानी कि अच्छे से लिखिएगा, बहुत खोलकर। तो देख लेते हैं, अपने अपने शब्दों में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। चौथा प्रश्न कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस से जोड़कर एक कर दिया। अब इंटरनेट से जुड़ी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से कोई भी सूचना मांगना पलक झपकते काम आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका अंतिम प्रश्न यही था 13वां। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप पढ़ते रहिए, और किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, और इसके बाद में और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।